हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th काइनेमेटिक्स का वीडियो नंबर 5 में इक्वेशन ऑफ मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, वन डायमेंशनल मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड वन डायमेंशनल मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन चारों टॉपिक पे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। एवरेज वेलोसिटी बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर ds बाई dt। अब बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा रहती है कांस्टेंट, इसलिए एक्सीलरेशन हमेशा रहेगा 0। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये दिया हुआ हो कि मान लीजिए इस पार्टिकल एक्सीलरेशन जो है वो 0 है, और हमसे पूछा जाए कि बताइए कि यह मोशन 1D है या 2D है या 3D है। हमें दिया हुआ क्या है, v इज इक्वल टू कोई वेलोसिटी दी हुई है, और ये दिया हुआ है कि एक्सीलरेशन 0 है। तो बच्चों, चूंकि एक्सीलरेशन 0 है इसलिए यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है और 1D की मोशन है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। ए शिप मूव्स ड्यू ईस्ट एट 12 किलोमीटर फॉर 1 hour and then turns exactly towards south to move for an hour at 5 km/h. Calculates average speed and average velocity for the given motion। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये क्या कह रहा है, ए शिप मूव्स ड्यू ईस्ट। अब यदि हम मान लो जो है डायरेक्शन ले लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट की ओर जा रहा है, स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। कितने समय के लिए जाता है? और 1 hour। ठीक है। देन टर्न्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स साउथ। ये साउथ डायरेक्शन नीचे है, ये नीचे की ओर टर्न हो जाता है। फॉर एन आवर, कितने समय के लिए? 1 hour के लिए। और इसकी स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। अब निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के अंदर चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो यदि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से A से रवाना हुआ है, फिर B पहुंचा है, फिर C पहुंचा है, तो स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस कवर जो है, ट्रेवल जो है, वो है AB प्लस BC। AB कितनी है ये हमें पता नहीं है। तो बच्चों, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। या यूं कह दीजिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। A टू B यदि बात करते हैं तो डिस्टेंस कितनी हुई कवर? 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। और B टू C डिस्टेंस कितनी कवर हुई? 5 इंटू 1 बराबर 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा 2 hour। 1 hour A टू B और 1 hour B टू C। तो एवरेज स्पीड तो किसके बराबर हो गई? 17/2 किलोमीटर पर आवर। अब कहा जाएगा एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए हमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को मिला दो
ये इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी। ए को सी से ए टू बी डिस्टेंस हुई 12 किलोमीटर, बी टू सी डिस्टेंस हो गई 5 किलोमीटर, ठीक है। और इसी तरीके से ए टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है जो आपको निकालना है, तो ये ए टू सी डिस्टेंस कितनी हो गई, ए टू सी डिस्टेंस हो गई पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 144 प्लस 25 इज इक्वल 169 का रूट हो गया 13 किलोमीटर। अब ए टू सी डिस्टेंस हो गई 13 किलोमीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है ए टू सी उसका मैग्नीट्यूड यहाँ की डिस्टेंस हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेस ये ए टू सी की डिस्टेंस 13 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 2 आवर, ये इतना तो हो गया किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड ए टू सी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब देनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे दोगे, अब इसको या तो आप लिख सकते हो ए टू सी, परंतु लिखना ए टू सी लिखने की बजाय हमें डायरेक्शन देनी होती है हमेशा एंगल के साथ में कि कितने डिग्री का एंगल। तो अब देखो बच्चों, इसके साथ में जो ये है, यदि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करते हैं तो इसको यदि मान लो हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये कितना है एंगल tan थीटा निकालिए आप। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। ये एंगल जो है हो गया इतना। तो डायरेक्शन देने के लिए आप लिखोगे 13/2 किलोमीटर पर आवर विद एंगल कितना tan इनवर्स 5/12 विद एंगल tan इनवर्स 5/12 टूवर्ड्स ईस्ट साउथ। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की क्या खास बात होती है कि इसके अंदर जो एक्सीलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सीलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है परंतु एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हम निकालेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों की तीनों इक्वेशन लागू जब ही होगी, एप्लीकेबल जब ही होगी जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। यदि क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स के साथ या टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो फिर ये इक्वेशन ऑफ मोशन वहां अप्लाई नहीं कर सकते। इन इक्वेशंस में हम डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, टाइम और वेलोसिटी, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इनके बारे में हम इन इक्वेशंस का यूज करते हैं और इन इक्वेशन में रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। बच्चों, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है और ए से रवाना होके ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे चला जाता है। ए पे इसका टाइम बराबर 0 हमने माना था और बी पे आते आते मान लीजिए टाइम टी हो जाता है। इनिशियली वेलोसिटी इसकी u थी, बी तक आते आते इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और इस दौरान जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, इस कारण इसमें जो एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ है वो एक्सीलरेशन हुआ है a। अब बच्चों, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी u माइनस इनिशियल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय t। ये किसके बराबर हो गया? at इज इक्वल टू v माइनस u, या आप ऐसे लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला रिलेशन है वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी में और टाइम में रिलेशन है। दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर बच्चों एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले का उपयोग होगा। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है? एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या हम लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, वो फॉर्मूला कब लागू होता था? वो फॉर्मूला लागू होता था जब
एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, यदि किसी मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो यानी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो, तो हमने कहा था कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और था u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला है u प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सरल कीजिए, 2s इज इक्वल टू टी u प्लस v या 2s इज इक्वल टू टी। अब v की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख लीजिए, u प्लस 80। इसको और आगे सॉल्व कीजिए, ये आगे आ गया 2ut प्लस 80 स्क्वायर, या आप लिख दीजिए s इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन बताती है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना, s जो है डिस्प्लेसमेंट है। कई दफे हम इसमें भी गलती कर बैठते हैं। और दूसरा, s का जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा जहां से मोशन शुरू हुई है उस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट जो है मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट होगा। एक ऑब्जेक्ट है, यहां से स्टार्ट हुआ, इतनी दूर तक वो सीधा चला, फिर वो वापस इतनी दूर तक पीछे आ गया, यहाँ आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट का जो मेजरमेंट होगा वो घूम के भी आया है ना, तो भी आपको लेना इसी स्टार्टिंग पॉइंट से है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो ये दो बातें डिस्प्लेसमेंट के बारे में ध्यान रखना कि नंबर 1 s जो है डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा इसका मेजरमेंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही करना है। ये बातें मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि ये इतनी बताने के बाद भी आप न्यूमेरिकल जब करोगे तब इसको भूल जाओगे, ये मैं पक्का कहता हूँ आपको। तीसरी इक्वेशन निकालते हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसके अंदर बच्चों ये इक्वेशन वापस काम आएगी, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टाइम। v एवरेज के लिए ये फॉर्मूला भी हमने लिखा था, u प्लस वी बाई 2, ये भी होता है, ये हमने अभी देखा। और t, अब t का वैल्यू आप निकालिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू निकालते तो क्या आती है, u माइनस वी अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, v माइनस यू अपॉन ए। ये t की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये किसके हो गए बराबर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये इक्वेशन जो है आपके, ये थर्ड इक्वेशन है, लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की ये थर्ड इक्वेशन है। इस तरीके से बच्चों ये तीनों इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही लागू है। इस चीज को आप हमेशा याद रखें। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। A car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 8 meters per second. It then runs at a constant velocity and is finally brought to rest in 64 meters with a constant retardation. The total distance covered by the car is 584 meters. Find the value of acceleration, retardation and time taken. बच्चों एक्सीलरेशन जैसा भी हम सभी लोग जानते हैं, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, स्पीडिंग अप होता है। रिटार्डेशन होता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, स्लोइंग डाउन होता है। एंड टोटल टाइम। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो यहाँ करता ही हूँ। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मान लीजिए
कार पॉइंट ए से रवाना होती है और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड टू ए वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड तक ये चलती है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है। यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड एंड देन रन्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके बाद ये बी से सी तक आती है, तब तक इसकी वेलोसिटी यही रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट। ये सी से मान लीजिए ये डी पॉइंट तक आती है। यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट पे आ जाती है इन 64 मीटर विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब यहाँ पे ये इसका एक्सीलरेशन था a1 जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और यहाँ कांस्टेंट रिटार्डेशन है, मान लीजिए ये है a2, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर हुई है वो हुई है 64 मीटर। The total distance covered by car is 584। A2 लेके A से B तक की जो डिस्टेंस है वो है 584 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। अब बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये a1 है। a1 क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। a टू b यदि मोशन हम कंसीडर करते हैं, a टू b मोशन करते हैं, तो एवरेज एक्सीलरेशन बराबर, जो कि हमने माना है a1 को, ये किसके बराबर है? ये बराबर है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड, यानी 8/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये हो गया 8/10 या यूं कह दीजिए 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालना है रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन के लिए हमें A टू B तो 10 सेकेंड दिया हुआ है, B टू C कितना टाइम लगा और C टू D कितना टाइम लगा, ये भी हमें निकालना है। तो अब देखो B टू C यदि मोशन अपन कंसीडर करते हैं, B टू C वेलोसिटी तो इसमें कांस्टेंट है। वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। B टू C कितनी डिस्टेंस है ये भी हमें पता नहीं, और B टू C टाइम कितना लगा ये भी हमें पता नहीं। परंतु हम ये कर सकते हैं कि यदि हमें A टू B की डिस्टेंस पता चल जाए कि A टू B कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, तो C टू D डिस्टेंस दी हुई है, इन दोनों को जोड़ के और 584 में से घटा देंगे तो पीछे हमें B टू C की डिस्टेंस पता चल जाएगी। जब B टू C की डिस्टेंस पता चल जाएगी तो वेलोसिटी हमें दी हुई है, हम टाइम निकाल लेंगे। तो अब A टू B के लिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? A टू B के लिए डिस्टेंस निकालेंगे हम फॉर्मूला, हमारे पास में दिया हुआ क्या है? A है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर का मान हो गया 8 स्क्वायर इज इक्वल टू u का मान 0 है प्लस 2 इंटू a का मान अभी हमने निकाला 0.8 और s हमें निकालना है। तो इससे आप निकालो s बराबर क्या हो गया? 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.8। ये बच्चों कितना हो गया? ये हो गया आपके 40 मीटर। चेक कर लो, ठीक है ना? 8 तो 40 मीटर हो गया। तो ये हो गया कि भाई A टू B जो है 40 मीटर है, ठीक है। अब ये है 64 मीटर, ये 40 मीटर, तो टोटल है 584। तो कितना हो गया? 64 इंटू 40, ये हो गया 104 किलोमीटर, 104 मीटर।
और टोटल है 584, इसमें से ये घटा दिया हमने तो ये हो गया आपके 480 मीटर। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, B to C हो गई 480 मीटर। अब यहाँ पे आप रख दीजिए 480 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम, और V का मान आपके दिया हुआ है 8, तो T बराबर हो गया 480 डिवाइडेड बाई 8 हो गया 60 सेकेंड। ये टाइम जो हो गया वो हो गया 60 सेकेंड। अब बच्चों ये 10 सेकेंड है, ये 60 सेकेंड हो गया। अब बचा है C to D मोशन कंसीडर करना है। C to D के लिए हमें निकालना है रिटार्डेशन कितना है, तो अब इसके अंदर C to D के लिए भी वापस फॉर्मूला वही लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसके अंदर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस u स्क्वायर, यहाँ पे u क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन हमें पता नहीं है इंटू s है 64। a बराबर क्या आ गया, ये a की जगह हम a2 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने a2 माना है। a2 किसके बराबर हो गया, बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन और साइन है माइनस का साइन मतलब रिटार्डेशन है, ठीक है। अब C to D के लिए टाइम कितना लगेगा, ये देखो हमने क्या ज्ञात किया, एक्सीलरेशन कर लिया, ये एक्सीलरेशन हो गया था, ये रिटार्डेशन हो गया, ये रिटार्डेशन हो गया। अब बचा है हमारे पास में टाइम निकालना कि C to D टाइम कितना है। तो C to D टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, आपके पास में फॉर्मूला ये है, कौन सा टाइम बड़ा, या तो v बराबर u प्लस एटी रख दीजिए आप, उससे निकल जाएगा, या s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकल जाएगा, दोनों से निकल जाएगा। हम v से निकालते हैं, मान लीजिए v बराबर u प्लस एटी, v दिया हुआ है 0 बराबर u दिया हुआ है 8 माइनस a का मान दिया हुआ है 0.5 इंटू t में निकालना है। तो t बराबर हो गया आपके 8/0.5, 80/5 इज इक्वल टू 16 सेकेंड। ये हो गया आपके 16 सेकेंड। तो अब बच्चों ये 16 सेकेंड, ये 60 सेकेंड और 10 सेकेंड, ये तीनों आप जोड़ लोगे, ये आपके टोटल टाइम हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वन डायमेंशनल मोशन इन वर्टिकल प्लेन, मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, पहली बात तो ये कि जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने अभी पढ़ी, v बराबर u प्लस एटी, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये सेम टू सेम इक्वेशन वर्टिकल प्लेन के लिए लगेगी। चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा केवल एक्सीलरेशन का, कि एक्सीलरेशन यहाँ पे a जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें लिखना है। ये कितना होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 0, जिसकी वैल्यू कहीं पे 9.8 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब तो आप वो लिख दीजिए, नहीं दिया हुआ है तो आप 10 मान के भी क्वेश्चन कर सकते हो, 9.8 मान के भी कर सकते हो। ये एक्सीलरेशन हो गया। अब इस g के साथ में रहा सवाल साइन का, कि g का साइन कैसा होता है, g हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या मोशन के अनुसार चेंज होता है। तो बच्चों एक बार तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि g हमेशा नेगेटिव ही रहता है। अब ये क्यों नेगेटिव रहता है मैं आज को आपको वापस बता देता हूं। देखो बच्चों, हमने साइन कन्वेंशन लिए थे जब ये कहा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है तो उसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और यदि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं। अब यदि ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही उसका g होगा। अब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये तो स्पीडिंग अप है नहीं, ये तो स्लोइंग डाउन है, तो स्लोइंग डाउन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी
वो वेलोसिटी के अपोजिट होगी, यानी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन नीचे होगी, और नीचे डायरेक्शन होने का मतलब कि एक्सीलरेशन माइनस जी हो गया। अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो रही है, स्पीडिंग अप हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। यहाँ वेलोसिटी है नेगेटिव, इसलिए वापस एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, यानी एक्सीलरेशन हर बार नेगेटिव ही होगा। तो आप यहाँ ए की जगह माइनस जी रख के ये तीनों इक्वेशन वापस लिख दीजिए। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ये तीनों इक्वेशन जो है वर्टिकल प्लेन के लिए, जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तब की बात है ये। अब बच्चों इसके अंदर तीन तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 1, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, यहाँ इसकी कुछ आपको वेलोसिटी दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका है, अब एक तो ये ऊपर जाके वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना हो सकता है आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर ये ऊपर गया, इसका ऊपर जाने का समय और वापस नीचे आने का समय ये निकालो। या ये कि कितनी हाइट तक गया ये, मान लीजिए ये h हाइट तक ऊपर जाता है तो कितने हाइट तक गया। तो बच्चों नीचे से जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर जाते जाते एक स्थिति ऐसी आती है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यहाँ वेलोसिटी जीरो होने के बावजूद भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और जब ये वापस मुड़ेगा तो नीचे की ओर, तो वापस ये नीचे की ओर बनाते आते वापस अर्थ पे आ जाएगा। तो यहाँ पहुंचते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल, वो भी निकालनी हमको होती है। तो या तो ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब हमें ये चीजें निकालनी क्या होती है, नंबर 1 टाइम इसका कितना है, जो है ऊपर जाने का समय कितना है, या वापस ऊपर से नीचे आने का समय कितना है। दूसरा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हमें निकालने को कहा जा सकता है। तीसरा, ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे जब ये जमीन पे पहुंच रहा है अर्थ पे, जब अर्थ को टच कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी निकालनी पड़ सकती है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। परंतु एक तो टाइप ये हो गया कि ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंका जा रहा है ऊपर की ओर। दूसरा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को कोई ये इतनी मीनार या कोई टावर है, ये तिरछा बन गया बट ये सीधी, ये वर्टिकली एकदम है ना, ये वर्टिकली इस तरह से एकदम वर्टिकल, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली नीचे फेंका जाता है। फ्री नीचे फेंकने का मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, इसको एकदम जो है छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया बिना किसी फोर्स लगे हुए। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है जिसकी मोशन जो होगी, इसके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। तीसरा, ये भी सीधी मीनार है बच्चों, ये यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया, ये सीधा वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, फिर ये ऊपर जाके फिर ये वापस नीचे की ओर आता है। तो हमें इस तरह की मोशन को भी कंसीडर करते हुए निकालना है। तो पहली ये सीधी अपवर्ड फेंकी गई, दूसरा किसी टावर से जस्ट नीचे डाल दी गई, और तीसरा टावर से पहले सीधी वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई और फिर वो नीचे आई। यानी ये जितनी भी मैंने तीनों मोशन बताई है, इन तीनों मोशन में ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड बिल्कुल सीधा, मतलब अर्थ के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनते हुए फेंका जा रहा। ध्यान रखना, कोई बीच में दूसरा एंगल नहीं है। दूसरा एंगल होते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना, 2D मोशन हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस है मोशन अंडर ग्रेविटी की, और 3 सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इनको सॉल्व करेंगे। एक्सीलरेशन हमेशा -g ही रहेगा इस मोशन के अंदर। अब क्वेश्चन करते हैं, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर हाई with the velocity of 10 meters per second. Find the time taken when it strikes the ground. A ball is thrown upward. एक टावर है
ये टावर की हाइट है 40 मीटर। यहां से किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है ना, ये बॉल को मान लीजिए वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, बॉल वर्टिकली अपवर्ड गई, तो यहां से इसकी वेलोसिटी जो फेंकी गई है वो वेलोसिटी जो यहाँ मान इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये कुछ दूर तक ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे ये रेस्ट में आ गया, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। यहाँ के बाद ये वापस रिटर्न होके नीचे की ओर आएगा, यहाँ से वापस रिटर्न होके नीचे की ओर यहाँ आएगा। अभी क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स अ ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है उसमें कितना टाइम लगा। तो टाइम कितना लगा इसको, ये पॉइंट यदि मान लो हम ए लेते हैं तो ए से बी तक जाने में, और फिर बी से ये पॉइंट ग्राउंड पे सी है, तो टोटल टाइम टेकन लेना है हमको ए टू बी और फिर बी टू सी, ये टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चा, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर गया, फिर ये ऊपर जाके ये वापस सीधा वर्टिकली अपवर्ड्स नीचे आ रहा है, वापस जो है वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर आ रहा है, ये यहां तक पहुंच गए। अब बच्चों हमारे सामने दो बातें आती है, एक तो ये हम करें कि पहले ए से बी तक का मोशन कंसीडर करें और फिर बी से सी तक का करें, कि ए से बी तक जाने में कितना समय लगा और फिर बी से सी तक आने में कितना समय लगा, ये दो मोशन कंसीडर करें। और नहीं तो हम सीधे ही क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए और एंडिंग पॉइंट क्या है सी, ए टू सी, जिसमें ये चाहे किसी भी रास्ते से आया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ए टू सी इसका कितना टाइम लगा। तो कैसे करेंगे, ये इक्वेशन आप देखिए, ये लिख लीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। और जब ग्रेविटी के अंदर आता है तो इक्वेशन बन जाती है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एस, यहां पे इन इक्वेशंस को लागू करने के लिए एस, ए और यू, यानी कि यू या वी वेलोसिटी, इन तीनों की डायरेक्शंस बच्चों देखनी बहुत जरूरी है। अब जब आप एस पे हो, तो मतलब जब आप एस कैलकुलेट कर रहे हो तो एस कहां से, ए से सी की ओर एस कैलकुलेशन होगा, ये ए से सी की ओर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंडिंग पॉइंट है सी, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये कितना है 40 मीटर, परंतु साइन कौन सा होगा, नेगेटिव, क्यों कि ऊपर से नीचे की ओर है। तो ये हो गया -40 इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड जब इसको फेंका गया, और वेलोसिटी गई थी अपवर्ड, तो वेलोसिटी है पॉजिटिव यानी 10, टी कितना लगा हमें पता नहीं, माइनस हाफ जी, जी का मान अपन 10 मान लेते हैं, और ये टी स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया 10 टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 80 बराबर 0, या टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0। ये आपके से t का मान निकाल लीजिए, इसके आप फैक्टर करो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0, तो t माइनस 4 और प्लस 2 ले लिया बाहर, तो t माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो गया आपका t माइनस 4 t प्लस 2 बराबर 0। तो t की 2 वैल्यू आती है, नंबर 1 -2 और एक 4। -2 जो है नेगेटिव टाइम अपने को लेना नहीं है, तो t बराबर 4,
टाइम लगेगा 4 सेकेंड लगेगा। इसको टोटल सी तक आने में कितना टाइम लगा? t बराबर 4 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन तो होगा कांस्टेंट। अब हमें nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। अब तक जो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, वो यदि हम t की जगह जो है n बोले n सेकंड, तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर। हम यहाँ n सेकंड बोल देते हैं, तो ये हो गया। ये कितने में हुआ? ये n सेकंड में हुआ। अब जैसे बच्चों एक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक पॉइंट A है, A से B तक 10 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ n का मान कितना हो गया? n का मान हो गया 10 सेकंड। 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इतना। अब यदि हमें कहे कि 9 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी यहाँ पे ये 9 सेकंड है, तो 9 से 10 के 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है? यहाँ पे ये 8th है सेकंड, तो 8th टू 9th ये 9 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। यदि हमें ये निकालना हो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है 10 सेकंड में है और ये टोटल जो है 10 सेकंड में है। इस चीज को क्लियर करना, 10 सेकंड एंड 10 सेकंड। 10 सेकंड मीन्स लास्ट वाला जो 8 सेकंड है, इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। 9 सेकंड मीन्स 8 से 9 सेकंड के बीच का जो 1 मिनट सेकंड का समय है, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और 10 सेकंड मीन्स 0 से लेके लास्ट 10 तक जो 10 सेकंड हुआ है, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम इस फॉर्मूले में यदि t बराबर ध्यान रखते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। इसको निकालेंगे कैसे? जैसे हमें कहा जाए कि भाई 10th सेकंड के अंदर, ये 10 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंड में कितना हुआ है माइनस 9 सेकंड में कितना हुआ है वो कर लेंगे। तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया और 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतना कवर हो गया, तो पीछे बचा हुआ डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 सेकंड में हो गया। तो ये हमने किया Sn-1, यानी जो n सेकंड है उसमें से 1 सेकंड कम कर दिया। ये क्या हो गया आपका UN-1 प्लस हाफ AN-1 का होल स्क्वायर। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस n-1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। n सेकंड में हुआ है UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस n-1 सेकंड में हुआ है UN-1 प्लस हाफ AN-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया UN प्लस U माइनस हाफ AN स्क्वायर माइनस हाफ A प्लस 2 से 2 कट गया तो हो गया AN। UN प्लस का माइनस का कट गए, हाफ AN स्क्वायर कट गया, पीछे बचा U माइनस हाफ A प्लस AN। इसको आप ऐसे लिख दीजिए U प्लस A कॉमन ले लीजिए, पीछे क्या बचा, ये कॉमन लिया तो इज इक्वल टू U प्लस A/2 कॉमन ले लीजिए, तो पीछे बचा 2n-1। ये क्या आया, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो ये आया। ठीक है बच्चा, और इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूव दैट ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, the displacement traveled by the body in successive seconds will be in the ratio of 1:357। successive means फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से ये सक्सेसिव। जैसे तो हम कहेंगे कि Sn इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n-1। ये nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल का फॉर्मूला है। यहाँ A तो कांस्टेंट है, n जो है चेंज हो रहा है,
अब यदि हम मान लो n बराबर 1 रखते हैं तो S1 किसके बराबर हो गया, u प्लस a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 ये हो गया आपके बराबर u प्लस a बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। S2 बराबर किसके हो गया, u प्लस a बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो गया आपके u प्लस a बाई 2 4 माइनस ये हो गया 3। S3 u प्लस a बाई 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 हो गया 5। इसी तरीके से S4 बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 7। अब बच्चा ये क्या कह रहा है, देखो, प्रूव दैट ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इन सक्सेसिव सेकंड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ 1357। अब यदि हम एज्यूम करते हैं कि u जो है इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए वह रेस्ट से चालू होता है, ठीक है, इनिशियली वह रेस्ट से चालू होता है, u का मान 0 होता है, तो यहाँ S1 का मान कितना आ गया, a बाई 2, S2 का मान कितना आ गया 3a बाई 2, S3 का मान आ गया 5a बाई 2 और S4 का मान आ गया आपके 7a बाई 2। इनका यदि रेशियो निकालते हो बच्चों तो ये S1 is to S2 is to S3 is to S4 is equal to 1357। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में ये बेटा बच्चों लिखा होना चाहिए था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वन डायमेंशनल मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, यानी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन वो होता है जिसके अंदर एक्सिलरेशन कांस्टेंट रहता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन वो होती है जिसके अंदर एक्सिलरेशन चेंज होता है। यानी एक्सिलरेशन जो है डिस्टेंस, इसको आप x ले लो या s ले लो, और टाइम इस पे डिपेंड करता है। यदि क्वेश्चन में आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि एक्सिलरेशन जो है वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। इसके लिए बच्चों जो फॉर्मूले अभी हमने इक्वेशन के निकाले थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो यहाँ लागू नहीं होंगे। यहाँ फिर क्या होगा, यहाँ v इज इक्वल टू आपको लेना पड़ेगा ds बाई dt, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। और इसके साथ ही बच्चों इसमें एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला हम थोड़ा सा मॉडिफाई और कर सकते हैं कि ये dv बाई dt को मल्टीप्लाइड कर दीजिए आप ds बाई ds से, ठीक है, किसी एक चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये क्या हो गया dv बाई ds और ये ds बाई dt। तो ये ds बाई dt जो है वो होता है वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास में और आता है, वो आता है वेलोसिटी इंटू dv बाई ds। इसकी भी जरूरत पड़ती है। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, इनकी हमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो इनकी जरूरत पड़ेगी। इनका उल्टा इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे इसी फॉर्मूले का यदि इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो s बराबर आप क्या जाता है v dt। अब यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह से लगानी पड़ेगी कि क्वेश्चन का कोई फर्क नहीं पड़े, वो जब क्वेश्चन आएंगे जब हम देखेंगे। इसी तरीके से वेलोसिटी इज इक्वल टू a dt, a ds इज इक्वल टू v dv। और यदि इसका इंटीग्रेशन किया जाए दोनों साइड से तो दोनों साइड से इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि s बराबर दिया है 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 7, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर हो रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होती है, वो होती है ds बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करो आप, डिफरेंशिएशन तो आपको आना चाहिए। d बाई dt पावर t की पावर n, यदि कोई फंक्शन है तो ये होता है n t की पावर n माइनस 1। तो ये हो गया आपके 3 आ गया बाहर, तो 3 इंटू 3 9t स्क्वायर प्लस 2 4 8t, और इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। तो आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो निकल गई ये। अब ये कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1, तो कितना हो गया 9 प्लस 8 17 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है एक्सीलरेशन भी निकालो, तो एक्सीलरेशन बराबर होता है dv बाई dt। v क्या है, v है ये, तो इसका एक बार इंटीग्रेशन और कीजिए, तो कितना हो गया 9 इंटू 2t प्लस 8। अब t बराबर यदि आप 1 रखते हो 9 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू हो गया 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ ही बच्चों ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशनल मोशन, ये यहाँ पे पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मोशन इन 2 डायमेंशन। थैंक यू।